Hello everyone, welcome back to my channel. So, here we have taken class 8th chapter, that is fuel, combustion and flame. Okay, so in our previous video first part में हम लोगों ने बात कर ली थी किसके किसके बारे में हम लोगों ने फ्यूल्स, इग्निशन टेम्परेचर और कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में हम लोगों ने बात की थी. सो बेसिकली इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फॉसिल फ्यूल्स, natural gases, petroleum and about the global warming. Okay, so starting with the fossil fuels क्या हैं. ठीक है, तो fossil fuels क्या हैं कि ये ऐसे फ्यूल्स होते हैं जब डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स जब काफ़ी साल तक, मतलब जैसे वो अर्थ के नीचे दबते चले जाते, बरीड होते चले जाते हैं. ठीक है, जैसे ये एनिमल है, कोई मर गया, ठीक है, ये प्लांट है, ये भी मतलब डेड हो गया, फिर धीरे धीरे करके ये सॉइल के नीचे, फिर धीरे धीरे उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर काफ़ी सालों तक ये अर्थ के नीचे ऐसे बरीड रहते हैं. ठीक है, काफ़ी सालों तक ये अर्थ के नीचे, अंडर द अर्थ दे बरीड. ठीक है, उसके बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. तो ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्योंकि इसके नीचे, अर्थ के नीचे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, तो ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, दे गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स. क्या कि तो फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, इट इज़ फॉर्म्ड when dead animals and plants got buried under earth over millions of years ago, and due to high pressure and temperature they got transformed into fossil fuels. तो यही होते हैं fossil fuels. ठीक है, तो जब हम इनको बर्न करते हैं, बिकॉज दे आर फ्यूल्स, तो जब भी इनको हम बर्न करेंगे तो इनसे हमें बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी मिलेगी. ठीक है, तो हमारे पास कई तरह के फ्यूल्स हैं. जैसे अभी अगर हम बात करें, अभी हम लोगों ने बात की कि जो ये फ्यूल है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ना, जो ये जो फ्यूल है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं. हमारे आसपास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हैं. जैसे अगर हम बात करें सन की, इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग अस एनर्जी, हीट एंड लाइट. इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग अस हीट एंड लाइट ना. तो ये क्या है, ये एक ऐसा सोर्स है, ये एक ऐसा रिसोर्स है. ठीक है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला है. ठीक है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला है. ठीक है, अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, तो जैसे रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो सन, वाटर, एयर, ये आपके ऐसे रिसोर्सेज जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं और ये ख़त्म नहीं होने वाले हैं. ठीक है, तो दे आर दे आर रेन्यूएबल. कितने सालों से सन है, ठीक है, कितने सालों से सन है, वो हमें हीट भी प्रोवाइड कर रहा है, लाइट भी प्रोवाइड कर रहा है. सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ हमारे प्लांट्स को, एनिमल्स को ज़रूरत है, वो सफिशिएंटली मिल रही है हमें. ठीक है, तो बात है रिसोर्सेज की, तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि कभी एंड नहीं होने वाले हैं, मतलब कि जो अनलिमिटेड है नेचर में. ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बाद भी ये एंड नहीं होने वाले हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज, या आप उन्हें इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं. बट ऐसे रिसोर्सेज जो कि ख़त्म हो सकते हैं. अब जैसे अगर हम बात करें कोल की, पेट्रोलियम की और नेचुरल गैसेस की, तो ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हैं. क्यों? क्योंकि इन्हें बनने में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. बट अगर हम इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तब तो ये काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे. तो अब अगर हम इन्हें लिमिटेड वे में यूज़ करें तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर इनका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे मान लीजिए अगर गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों में बेसिकली पेट्रोल की, डीजल की, नेचुरल गैसेस का यूज़ होता है. बट अगर व्हीकल्स हमारे यहाँ ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये धीरे धीरे ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है, तो वही चीज़ है कि ये कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये आपके प्राइमरी फॉसिल फ्यूल्स हैं. ठीक है, तो जो कि हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हमें मिलते हैं अर्थ से. ठीक है,
तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं कि अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ इस तरीके से होंगी कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा इनका अनयूज़ किया जाएगा मतलब अनलिमिटेड यूज़ किया जाएगा, ठीक है, तो ये जल्दी ही ख़त्म हो सकती हैं। तो इन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, या आप इन्हें एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स भी कह सकते हैं, जो जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स जस्ट लाइक कोल। तो कोल आपका एक दिस इज़ ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल, ओके। तो पहले हम ये इसके बारे में जान लेते हैं कि कोल है क्या। तो इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक, आप कह सकते हैं, थोड़ा ये रॉक के तरीके दिखता है, ठीक है, ब्लैक ब्लैक सा होता है, ठीक है, रॉक के तरीके दिखता है, सेडिमेंट्री रॉक के तरीके, जिससे अगर हम बर्न करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, हीट एनर्जी आप बोल लीजिए। तो कोल इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट यूज्ड फॉसिल फ्यूल्स, और बहुत सालों से यूज़ होता चला आ रहा है। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा, इट अकर्स एट वेरी डेप्थ अंडर द अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है, अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ, एकदम नीचे में आप कह सकते हैं, इट इज़ वेरी डेप्थ, नीचे में अपर क्रस्ट जो होती है अर्थ की, वहाँ पर ये देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कोल है बना किससे होता है, ठीक है। तो कोल में मेनली क्या क्या कंटेंट होते हैं, मतलब कोल किससे बना हुआ है? कार्बन से, ठीक है, कार्बन इसमें प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है और ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? O2 भी प्रेजेंट रहता है। तो कोल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके अलावा कुछ क्वांटिटी में, बहुत ही कम अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर भी इसमें प्रेजेंट होता है। कोल में नाइट्रोजन और सल्फ़र भी इसमें प्रेजेंट होता है, बहुत ही लेस अमाउंट में, लेकिन ज़्यादातर किसमें क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप के कोल होते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जस्ट लाइक पीट, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा कार्बन कंटेंट हैं, कितने ज़्यादा कार्बन कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट है, कितने ज़्यादा कार्बन परसेंटेज हैं, तो उस हिसाब से सबको अलग, मतलब अलग नाम से कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर जान लेते हैं कोल गैस की, ठीक है। ये कोल गैस क्या है और कोल तार क्या है, ठीक है। तो कोल गैस क्या होता है ना, पहली बात तो ये जान लीजिए कि यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, मतलब कि कोल बेड्स जनरली कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस एज वेल एज वी गेट इट बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो पहली बात, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता क्या है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि व्हेन एनी सब्सटेंस इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब कोई भी सब्सटेंस को हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तब आपका ये जो आपको जो भी चीज़ें फिर मिलती हैं, तो वो आपका वो जो ये एक प्रोसेस है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जो कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम कोल को, ठीक है, जब हम कोल को हम हीट करते हैं, ठीक है, जब हम कोल को हीट करते हैं तो उसमें से जो गैस निकलती है, ठीक है, जो उसमें से गैस निकलती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज कोल गैस, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज कोल गैस। तो इसका भी एक प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन का, कि मान लीजिए यहाँ पर एक कैंडल रखा है, यहाँ पर एक ट्यूब रखी है, इसमें कोल पाउडर है, ठीक है, और ये इससे अटैच है, यहाँ पर एक और ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, मतलब बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब है, और यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है, और ये आपका कैंडल रखा है, आपने इसमें रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? कोल पाउडर रखा है। इसको आप बर्न करेंगे तो इसमें से जो गैस निकलेगी वो कोल गैस निकलेगी, ठीक है, क्या निकलेगी? कोल गैस निकलेगी, ओके। तो कोल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। क्या होता है कि कोल गैस किसका मिक्सचर है? कोल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, जिसमें मीथेन जो है वो लार्ज अमाउंट में इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब बात करें कोल तार की, ठीक है। तो अभी जो मैंने ये प्रोसेस बताया था कि यहाँ पर हमने एक मतलब
कैंडल रखी है और यहाँ पर एक बॉइलिंग ट्यूब रखा हुआ है, ठीक है, इसमें कोल है। अब ये यहाँ पर हीट हो रहा है, इसमें से गैस निकल रही है, वो कोल गैस हो गई। फिर यहाँ से एक अटैच होती है एक और टेस्ट ट्यूब, ठीक है, और यहाँ पर होता है थोड़ा सा वाटर, ठीक है, थोड़ा सा वाटर होता है। और जब यहाँ पर ये चीज़ आती है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा इसका जो रेसिड्यू इधर की तरफ आता है, ठीक है, तो जब ये वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज कोल तार। तो दैट इज़ कॉल्ड एज कोल तार। इसे हम लोग अमोनियम यहाँ पर दैट इज़ कॉल्ड एज कोल तार। अभी आप इतना ही जानिए, दैट इज़ कॉल्ड एज कोल तार। तो वो हमें मिल जाता है। तो कोल तार भी हमें कहाँ से मिलता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से ही मिलता है। एकदम फाउल सी एकदम स्मेल होती है और डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड होता है जो कि पेंट वगैरह में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जो नेप्थलीन बॉल होती है ना, वो भी कोल तार से ही मिलती है। बहुत स्टिंगी सी स्मेल होती है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोल तार की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ कोक। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कोल, ओके। तो जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद, अब आप सिंपल सी बात, कोक को इतना जान लीजिए कि कोल को जब भी हीट करने के बाद जो कुछ भी बचता है वो कोक होता है। कोल को हीट करने के बाद में, ठीक है, हीट करने के बाद में जो कुछ भी बचता है, हीट करने के बाद में जो कुछ भी बचता है वो आपका होता है, क्या होता है? कोक होता है। तो जो भी रेसिड्यू कोल के मतलब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने के बाद जो कोल का रेसिड्यू बचा उसे हम लोग कोल कहते हैं। और इसका जो ज़्यादा तक यूज़ होता है वो क्योंकि दिस इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, क्योंकि उस समय हमको प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन मिल चुका होता है, तो ज़्यादा तक इसको हम यूज़ करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, ठीक है। कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड इन, अगर हम बात करें तो कोल का यूज़ हम इंडस्ट्री में भी करते हैं, पावर स्टेशन में भी करते हैं। और अगर हम बात करें कोक की, तो कोक का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी ऑफ फ्यूल, इन मेटलर्जी ऑफ फ्यूल को इट इज़ मतलब कोक इज़ ऑल्सो यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द मेटलर्जी ऑफ फ्यूल। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में से ऑक्सीजन को हटा देना, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन को हटा देना। अब ये मेटलर्जी क्या है? फ्यूल तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी क्या है कि जैसे जो हमें मेटल्स मिलते हैं ना, वो ओर्स, जैसे हमें ओर्स में से मिलते हैं, ओर्स रहते हैं, उनमें से हम मेटल्स को अलग करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग मेटलर्जी कहते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द मेटलर्जी ऑफ फ्यूल, ठीक है। तो इतना समझ में आया आप लोग को? तो अब कोल फील्ड के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि कोल फील्ड आर फाउंड इन इंडिया एट बोकारो एंड झरिया इन झारखंड एंड इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर कोल फील्ड्स पाए जाते हैं। इंडिया की बात की जा रही है, ठीक है। सो नाउ इफ वी विल गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, ठीक है। तो पहली बात तो ये जानिए कि जो नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, वो मिलता कहाँ से है? अब पेट्रोलियम या नेचुरल गैस इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। अब जैसे मान लीजिए ये समुद्र है और समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। तो होगा क्या कि इसमें जो सी एनिमल्स या सी प्लांट्स जो यहाँ पर रह रहे हैं वो कभी ना कभी तो वो भी डाई होंगे, ठीक है, वो कभी ना कभी ये भी डेड होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी मतलब सी वाटर में जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो कभी ना कभी तो मरेंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये डाई हो जाते हैं, जब ये मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो ये नीचे की सरफेस मतलब सी के यहाँ नीचे सरफेस पे चले जाते हैं, मतलब क्योंकि ये डेड हो चुके हैं सॉरी। इसके ऊपर धीरे धीरे सैंड की लेयर या क्ले की लेयर जमती चली जाती है। फिर अब वही प्रोसेस होगा कि धीरे धीरे करके ये एकदम अर्थ के नीचे वाले सरफेस पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, अर्थ के नीचे वाले सरफेस पे पहुंच जाएंगे, बिकॉज वहाँ पर भी हीट और प्रेशर
सॉरी वहाँ पर भी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है, क्योंकि धीरे धीरे करके क्ले है और या सैंड है, धीरे धीरे करके उसका प्रेशर बढ़ता चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर उसके नीचे है, तो वो धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। तो वहीं से हमको पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस मिलते हैं। समझ में आ रहा है? तो वहीं से हमको क्या मिलते हैं? नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। तो नेचुरल गैस के बारे में ये जान लीजिए, इट इज़ ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल, ये भी नॉन रिन्यूएबल है। और नेचुरल गैस अगर बेसिकली बोला जाए तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एल्केन्स, दैट इज़ मतलब इसमें 80% मीथेन है, ईथेन है और प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सारी चीज़ों का मिक्सचर है नेचुरल गैस। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इनमें मीथेन है, ठीक है, और क्या है? ईथेन है, ठीक है, और क्या है? इसमें प्रोपेन भी है, कुछ परसेंटेज प्रोपेन भी है, ठीक है, और इसमें क्या चीज़ है? इसमें ब्यूटेन भी है, ठीक है, इसमें ब्यूटेन भी है, ठीक है, इसमें ब्यूटेन भी है। ओके, तो हम जो नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम हमको एक ही मतलब हमको उसी प्रोसेस से मिलता है, बट ये है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पे हमें नेचुरल गैस या पेट्रोलियम के अलग अलग फ्रैक्शन जो भी चीज़ें हैं वो हमें मिलती हैं। तो जब गैसियस मिक्सचर कंटेन्स मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम, जिसे नेचुरल गैस कहा जाता है। ठीक है, तो मेजरली इसमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं? मेजर कंपोनेंट जो नेचुरल गैस में प्रेजेंट रहता है वो मीथेन गैस प्रेजेंट रहता है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इट इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ ईथेन ऑल्सो, मीथेन ऑल्सो, प्रोपेन ऑल्सो, ब्यूटेन ऑल्सो, बट ज़्यादा अमाउंट में इसमें मीथेन ही होता है। ठीक है, और पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली लिक्विड है, बहुत स्टिंगी सी इसकी भी स्मेल होती है। और ये सारी चीज़ें हमें किस प्रोसेस से मिलती हैं? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग, और दिस इज़ कैरिड आउट बाय पेट्रोलियम रिफाइनरी। पेट्रोलियम रिफाइनरी में यहाँ पर ये प्रोसेस किया जाता है रिफाइनिंग का। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये सेपरेट करने का अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स का पेट्रोलियम के, तो यही आपका होता है रिफाइनिंग। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, अब ये क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है ये आप लोग देख रहे होंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है, आई विल शो हियर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम आपका सेम ही होता है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स based on the fact that different components crude oil have different boiling point। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या हो गया? डिस्टिलेशन का मतलब होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग करना मतलब अलग कर देना और उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। अब जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग होगा, तो सबके अब जैसे लिक्विड से गैसियस स्टेट में जो चेंज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रही है तो उसे हम लोग बॉइलिंग कहते हैं। बट एक ऐसा प्रोसेस आता है जब वो उस पॉइंट पे बॉईल होना शुरू हो जाता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो वो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबका डिफरेंट होता है, तो अलग अलग फ्रैक्शंस होते हैं, अलग अलग फ्रैक्शंस। पेट्रोलियम एक ही है, मतलब क्रूड ऑयल एक ही है, लेकिन आपको मिल ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहे हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू पेट्रोलियम से हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट, कि किसका कितना बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्रूड ऑयल डाला गया, ठीक है, तो अब क्या है? वेपर्स, व्हेन द वेपर्स राइज टेम्परेचर रिड्यूसेस एंड वेपर कंडेंस टू लिक्विड। यहाँ अब सबका जिस तरीके से हीट लिक्विड इधर नीचे की तरफ जा रहा है और ये जो वेपर्स हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं, व्हेन द वेपर्स राइज, जैसे राइज करते जाएंगे तो वेपर्स राइज, टेम्परेचर रिड्यूस एंड वेपर कंडेंस, जैसे होंगे तो एंड वेपर्स जैसे ही कंडेंस होंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगे। होगा क्या?
अब होता क्या है, सिंपल सी चीज़ है, क्रूड ऑयल डाला गया, यहाँ पर जिसका जितना बॉइलिंग पॉइंट होता है उस हिसाब से धीरे धीरे करके वो उतने पे अलग अलग फ्रैक्शंस है, अलग अलग फ्रैक्शंस पे जा कर के वो हमें मिल जाते हैं। जैसे लुब्रिकेंट ऑयल है तो इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, तो ये यहाँ हमें नीचे मिल गया, ठीक है। फिर ये इसका ये मतलब गैस का, ऑयल का कुछ अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा, कैरोसिन का अलग होगा, नेफ्था का अलग होगा, पेट्रोल का अलग है, और पेट्रोलियम गैसेस, ये जो गैसेस हैं इनका अलग है, ठीक है। तो ये सब इस तरीके से हमें जो क्रूड ऑयल्स हैं पेट्रोलियम में से काफ़ी सारे चीज़ें हमें मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ दी है कि पेट्रोल का, नेफ्था का, लुब्रिकेंट का कितना कितना बॉइलिंग पॉइंट है और क्या क्या यूजेस हुए हैं उनके, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब ऐसा भी है कि अभी वही चीज़ जो मैंने बताया कि इट इज़ बिलीव दैट ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स, सीज, एनिमल्स अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, द एब्सेंस ऑफ एयर इनसाइड द अर्थ, क्योंकि इसके नीचे फिर एब्सेंस ऑफ एयर हो जाता है, पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड बिटवीन नॉन पोरस रॉक्स के बीच में आपका जो पेट्रोलियम है वो फॉर्म होता है। नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा रॉक्स रहेंगी तो इधर की तरफ आपका जो आपका पेट्रोल है वो हमें मिल जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि जब हम कोल और डीजल को जब हम बर्न करते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो वेन एवर वी बर्न द कोल एंड डीजल या, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस स्मोक के साथ रिलीज़ होती है। जब भी हम कोल और डीजल को हम बर्न करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसेस स्मोक के साथ रिलीज़ होती हैं। और जब ये ऑक्साइड, सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जब ये रेन के साथ मिलते हैं, जब बारिश होती है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ये हैं, प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो जब अब जैसे ये हमारा मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अब यहाँ पर इस पे अब ये सारे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र और नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं, तो जब भी रेन होगी, ठीक है, तो ये वाटर के कांटेक्ट में आएंगे और दे विल फॉर्म एसिड, ठीक है, क्योंकि तब क्या होगा, जो आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड है, व्हेन इट विल रिएक्ट विद रेन इट विल फॉर्म नाइट्रिक एसिड, and when oxide of sulfur react with water तो it will form sulfuric acid, ठीक है, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। इसीलिए बोला जाता है कि कम यूज़ किया जाए, मतलब ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जाए जिनसे ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस ना हों, ठीक है, तो डीजल वगैरह का कम यूज़ किया जाए, ठीक है, ओके। Because अगर if we will see the current situation, there are some states who have banned the diesel vehicles, ठीक है, because there are so many harmful gases which are releasing from that vehicle and they are affecting the human life. That's why they are banned by some of the states, but not in all states of India, but in some states of our India, okay. So it is also harmful for building, soil, crops and can cause breathing problem also, क्योंकि जब वो बरसात नीचे गिरेगी अर्थ पे, ठीक है, तो वो सॉइल को भी ख़राब करेगी, हमारी मिट्टी भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि पूरा, और हमारी क्रॉप्स भी ख़राब हो जाएंगी, ठीक है, हमारी फसलें जो हमने लगाई हैं वो एसिड अगर उस पर पड़ेगा तो वो ख़राब हो जाएंगी, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी इससे होती है, ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम इससे होती है, ओके। So now our next topic is about the global warming। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो अब इसको समझने के लिए बहुत अच्छे से समझिए। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और ये हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर इन द सेंस के एयर का मिक्सचर, बहुत सारी गैसेस यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, और ये हमारा हो गया अर्थ, ठीक है, ये हमारा हो गया अर्थ और यहाँ पर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, ये हमारा हो गया एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सन। क्या हो गया? ये हमारा सन, ठीक है। तो सन क्या है? जब भी सन रेज आती हैं, ठीक है, जब भी सन रेज आती हैं, क्योंकि इसमें एयर का मिक्सचर है, तो मान लीजिए इसमें CO2 और मीथेन गैस भी प्रेजेंट होगी, ठीक है, CH4, ओके। अब क्या है कि ये सन है,
ठीक है, ये क्या है, सन है। सन का काम क्या है कि ये हमको हीट प्रोवाइड करता है, लाइट प्रोवाइड करता है। तो सन की रेज जब भी पड़ेंगी तो क्या है, रेडिएशन उसकी पड़ती है हम अर्थ पर। तो जब भी रेडिएशन इसकी पड़ती हैं तो इसमें जो हीट के पास एक आप कह सकते हैं कि बाउंसिंग टेंडेंसी भी होती है, कि जैसे ही यहाँ की तरफ हीट आएगी फिर वो बाउंस बैक होकर के पीछे भी चली जाती है, ठीक है, सन की तरफ, ठीक है, बाउंस बैक भी हो जाता है। अब क्या है कि मान लीजिए सपोज़ हमारा अर्थ है, हमारी अर्थ को अगर पूरी की पूरी चली जाएगी, मान लीजिए, क्योंकि इसकी जो रेज़ आई पूरी की पूरी अगर रेडिएशन बैक चली जाएगी तो हमारे अर्थ पे तो सन रेज़ पहुँचेंगी ही नहीं, ठीक है, हमारे अर्थ पे सन रेज़ पहुँचेंगी ही नहीं और अर्थ जो है हमारा ठंडा हो जाएगा, ठीक है, ठंडी ज़्यादा हो जाएगी। तब यहाँ पर ये जो एटमॉस्फेयर में ये जो गैसेस हैं, तो इसमें CO2 और मीथेन जैसी जो गैसेस रहती हैं, इनका काम होता है हीट को ट्रैप करना। बेसिकली अगर हम बात करें तो CO2 का काम होता है हीट को ट्रैप करना। हीट को ट्रैप करना इन द सेंस कि उसको मतलब जाने नहीं देना, उसको ट्रैप करके रखना है, पकड़ के रखना है, ठीक है, ताकि हमारे अर्थ तक वो पूरी चीज़ें पकड़ी रहे और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो नॉर्मल बना रहे, ठीक है, बैलेंस्ड रहे। ओके, तो जब ये सन की रेज़ यहाँ पर आई, होगा क्या, ये अर्थ है, ठीक है, और सन की रेज़ जैसे ही आएंगी, ठीक है, तो अब ये जो गैसेस हैं, जैसे CO2 की बात हो गई, मीथेन की बात हो गई, तो ये सारी गैसेस इसको ट्रैप कर लेती हैं हीट को। इनकी टेंडेंसी क्या होती है, टू ट्रैप द हीट, इस हीट को वो ट्रैप कर लेती हैं, ठीक। अब क्या होगा, अब मान लीजिए कि यहाँ से सन की तरफ से 50% हीट आई, ठीक है, मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि 50% आई और हमें ज़रूरत है, अर्थ पे ज़रूरत है 30% की, ठीक है, अर्थ पे ज़रूरत है 30% की, ठीक है, ओके। तो ये जो CO2 क्या की कि ये लोग का काम होता है हीट को ट्रैप करना, तो ये लोग कम से कम उतना % ट्रैप करके रखेंगे जितने हमारी ज़रूरत है। अब मान लीजिए इन्होंने 30% हीट को ट्रैप कर लिया और 20% बाउंस बैक हो गई, ठीक है, ओके। बट इतना तो समझ में आया कि हाँ हमारा लाइफ अच्छा नॉर्मल चल रहा है। लेकिन अगर यही CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाए मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाए, इनकी मतलब अधिकता ज़्यादा हो जाए, ठीक है, इनकी जो अधिकता है वो ज़्यादा हो जाए, तो क्या करेंगी कि ये हीट ट्रैप ज़्यादा करेंगी कि नहीं करेंगी। मान लीजिए अभी भी 50% हीट आ रही है, लेकिन अब ये क्योंकि CO2 की मात्रा ज़्यादा हो गई और इनकी टेंडेंसी क्या है, हीट ट्रैप करने की टेंडेंसी है। अब मान लीजिए कि कम से कम ये 45% हीट ट्रैप कर रही हैं और हमें ज़रूरत केवल 30% की है। अब क्या होगी, अब गर्मी बढ़ने लगेगी, टेम्परेचर राइज करने लगेगा। अभी आप लोग अगर न्यूज़ में सुनिए तो ये क्या बोलते हैं ना कि इस साल पिछले से ज़्यादा गर्मी हुई, या और अगले साल जब जाते हैं तो ये होता है कि अरे पिछले साल से ज़्यादा तो इस बार गर्मी हुई है, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों, क्योंकि CO2 की जो मात्रा है हमारे मतलब अर्थ पर वो बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से जो सन है, ठीक है, जो सन है ये जो CO2 की मात्रा है एक्सेसिव, ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ CO2, तो सन की रेज ये ट्रैप कर ले रहा है। और इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इसकी टेंडेंसी होती है हीट को ट्रैप करने की, ठीक है, हीट को ट्रैप करने की। अब ये हीट अगर ट्रैप कर देगा तो हमारे एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ जाएगी। गर्मी जब बढ़ जाएगी तो वही आपका जो होता है दैट लीड्स टू अ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, दैट लीड्स टू अ ग्लोबल वार्मिंग। और ये CO2 वगैरह कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये जो इतने सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ चल रही हैं और इतनी सारी व्हीकल्स हैं, या इतनी सारे रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे अर्थ पर, या वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, या जो भी चीज़ें ह्यूमन एक्टिविटीज़ या कुछ नेचुरल डिज़ास्टर हो रहा है, या आप कह सकते हैं जो फॉरेस्ट वगैरह जल जाते हैं, ठीक है, अब उससे भी बहुत सारे CO2 निकल रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो हो रही हैं, जिसकी वजह से CO2 रिलीज़ हो रहा है ज़्यादा अमाउंट में, और इसका काम है हीट को ट्रैप करना, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है,
the phenomena due to which excessive heat is trapped in the atmosphere because of the excessive amount of carbon dioxide, and that leads to melt of polar ice caps and changes the weather. अब जब बहुत ज़्यादा अब हमारे अर्थ पे अगर हीट बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, तो जितने ग्लेशियर्स हैं पिघलने लगेंगे, जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगेंगे, आइस कैप्स हैं पिघलने लगेंगे, और वेदर चेंज होने लगेगा, जिसकी वजह से ये ग्लेशियर्स वगैरह पिघल के कहाँ जाएंगे, ये फ्लड कॉज करेंगे, ठीक है। कहाँ जाएंगे फिर ये, हमारे प्लेन्स पे आने लगेंगे, ठीक है। प्लेन मतलब जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया हैं वहाँ पर आपके फ्लड्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि इट लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी आइस कैप्स हैं या ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे, एंड चेंजेस इनटू वेदर एंड कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज एंड ग्लोबल, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अब बताया गया है कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी प्रोड्यूस, जितनी एनर्जी सेव की जाएगी, जैसे हमें जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको सेव करके रखना है ताकि हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन को वो चीज़ें मिल सकें, ठीक है। दूसरी चीज़ कि हमें अल्टरनेट यूज़ करना है, अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ करना है, जैसे हाइड्रो एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, बायोमास या न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करना है, ठीक। इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन गिव एडवाइस टू सेव पेट्रोल एंड डीजल। ये आपने से भी सोचना है कि अगर मान लीजिए आप जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, आपने देखा कि हाँ क्रॉसिंग है या कहीं पर जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं वहाँ पर अगर थोड़ी देर के लिए रोका गया है या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो वहाँ पर आप अपनी गाड़ी को बंद कर दें, ठीक है, अपने व्हीकल को आप बंद कर दें ताकि आप पेट्रोल और डीजल को सेव करके रख सकें। एंड नाउ दीज डेज पेट्रोल एंड डीजल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, दैट्स वाई दे आर जो इनका जो कॉस्ट है वो हमेशा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है और ये बहुत ज़्यादा हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो ये कोशिश की जाती है ना कि तो ये अगर महंगा होगा तो बहुत कम ही लोग खरीद पाएंगे, कोशिश यही की जाती है, बट नाउ दे सो मेनी पीपल आर यूजिंग दिस। ओके, वी शुड ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, बहुत ज़्यादा ना तेज़ ना बहुत ज़्यादा धीमे, एकदम कांस्टेंट स्पीड पे चलते रहना चाहिए ताकि हमारा जो फ्यूल है वो बहुत मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही ले। ओके, वी शुड स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स, अभी मैंने बताया। वी शुड इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा कम होगा तो दैट ऑल्सो टेक के बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका पेट्रोल खींचेगा वो, ठीक है। तो इसीलिए आपको टायर प्रेशर जो है उसको चेक कराते रहना है ताकि वो आपका ज़्यादा पेट्रोल या डीजल या जो भी आपने डलवाया हुआ है नेचुरल गैस है आपके व्हीकल में, तो वो सही मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रॉपर उनका यूज़ ना हो, बहुत ज़्यादा यूज़ ना हो, ठीक है। वी शुड इंश्योर रेगुलरली मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। अब जैसे बोला जाता है कि बार बार कि जब भी आप सर्विसिंग जो कि जिसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं सर्विसिंग ऑफ द व्हीकल, तो वो रेगुलर बेसिस पे हमें करवाते रहनी चाहिए ताकि जो मोबिल वगैरह है या जो अदर पार्ट्स हैं जो ख़राब हो गए हैं या जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्यूल्स कंज्यूम कर सकते हैं वो ना करें और हमारी जो व्हीकल है वो भी सही रहे और साथ ही साथ जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उसको भी वो कंजर्व करके रख सकें, ठीक है। सो इन दिस वीडियो till here we will study and in the next video we will talk about combustion. Okay, so see you in the next video. Please, if you like my video, don't forget to like, subscribe and share with your friends. Okay, thank you.